लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सरगोदा में जो अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को सजा दी गई है, उनका नाम तक नहीं है पूरे मुकदमे में। जब पहाड़ों की टॉप पे बारिश होती है तो लाइक वाइज सिचुएशन डेवलप होती है। ग्रैंड ऑपरेशन 24 जुलाई का, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप बच्चों के लिए भी जीते हैं ना, तो उसके लिए अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। मानसून के चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। अटक में 125, जहलम में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। मुजफ्फराबाद के गिरदनवा में तेज बारिश, लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और नदी नालों में तुगयानी का इम्कान जाहिर कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर, जजेस की छुट्टियां मंसूख। एटीसी रावलपिंडी ने नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुल्जिमान आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहरियार रियाज, असद कैसर, दीगर रहनुमाओं के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। इमरान इस्माइल के भी लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में ही होगा। भारत के तमाम हरबे नाकाम, वीडियो लिंक पर शिरकत करेगा। एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। एशिया कप और उसके वेन्यू पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी इजलास के लिए ढाका पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने इजलास के मकाम पर कोई दबाव कबूल नहीं किया। हवाबाजी के मैदान में कराची की नई उड़ान। सिविल एविएशन ने कराची एयरलाइन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। चेयरमैन हनीफ गौहर का रवा बरस एयरलाइन परवाजें शुरू करने का ऐलान। कहा 3 तैयारों के हुसूल के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में है। सिर्फ एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का इंतजार है। कराची एयरलाइन से अवाम कितना मुफीद होंगे, प्रोग्राम में चेयरमैन हनीफ गौहर से जानेंगे। और मनशियात फरोशों के खिलाफ खौफ की अलामत। कराची के नौजवान यूनुस अमीन के सोशल मीडिया पर चर्चे। ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से मशहूर यूनुस अमीन अब तक सैकड़ों नशे के आदी अफराद को मरकज़ बहाली मुंतकिल करवा चुके हैं। आज होंगे बोल है में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी, आया नू बखैर अगले वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा। तो बिगिनिंग विद द शो बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की, जिसपे लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पीटीआई जो माजी में अदालतों और जजेस के फैसलों पर तनकीद कर चुकी है, फिर एक बार 9 मई केसेस के लिए उन्हीं के दर पर इंसाफ के लिए पुरउम्मीद है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ रुजू भी कर रही है। एंड फैसला ऑन द अदर साइड। 26 नवंबर एहतजाज के जो मुकदमात हैं जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने चाहिए और इसी वजह से जजेस की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। अब एटीसी रावलपिंडी ने नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुल्जिमान आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अच्छा, इसमें शहरियार रियाज, असद कैसर, हमाद अजहर, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन, बहाब अलवी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बिल्कुल, इमरान इस्माइल की भी लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। साथ ही अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी सामने आ गया है। सो व्हाट आई हैव एब्जॉर्ब्ड और इवैल्यूएटेड वो ये कि तहरीक इंसाफ के लिए मजीद आने वाले दिनों में मुश्किलात नज़र आ रही हैं और मजमूई सूरत हाल इस वक्त क्या बनती जा रही है। आई थिंक वील हैव टू अंडरस्टैंड अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में बात चले तो फिर बात कर लेते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का महफूज फैसला जो आया है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये फैसला जो है कानूनी बुनियाद पे तो आया को नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस से और जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए हैं। ना तो इसमें एविडेंस है, ना इसमें कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग कोई आप देखेंगे सबूत भी कोई नहीं है। सरगोदा में जो अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को सजा दी गई है, उनका नाम तक नहीं है पूरे मुकदमे में। और ये जो सज़ा दी गई है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट,
कि जी आप पीटीआई के मेंबरान हैं तो 10-10 साल आपको सज़ा हो जाएगी, आप मॉब का हिस्सा हैं, और अगर आपने वहाँ पे खड़े हुए हैं, मॉब का हिस्सा हैं नहीं हैं, आपने कोई एक्ट किया है फौज ज़ाब्ता जो क्रिमिनल लॉ है उसकी तो जूरिस्प्रूडेंस ही चेंज कर दी है। फौजदारी मुकदमात में एक्टस रियस मेंजरिया या नियत और एक्टस रियस एक्ट, ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अदालत ने तो सिर्फ कहा कि जो मौजूद है मौके पे उसको 10-10 साल सज़ा दे दी। तो ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला है, जिसको ये तो एक अनदर मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला है जो कि ब्लेटेंट एक दाग है कोर्ट अदालतों के माथे पे। तो इसकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं, सियासी केसेस हैं, सियासी बुनियाद पे निशाना बनाया गया। सही। एक दफ़ा फिर से पीटीआई ये फैसला करी है कि इन जितने भी ये जो वर्डिक्ट्स आए हैं इनको चैलेंज किया जाए। सो एक मुझे बताइएगा कि क्या जहन में है, आपको लग रहा है, अब आप ऑलरेडी ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ बात की गई है, हमें टारगेट किया गया है, अदालतों को इस्तेमाल किया गया है, तो आपको लग रहा है कि अब आप एतमाद कर सकते हैं अदालतों पे जितने भी केसेस आप चैलेंज करने जा रहे हैं? ज़ाहिर चैलेंज तो होंगे, तो सियासी तौर पे ये तो वैसे ठहरने वाले मुकदमात है नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो शामिल करना ही जुल्म है, वो तो कराची में थे अपने बेगम साहबा के साथ। बाकी लीडरशिप को जिस जैसे पीटीआई नहीं छोड़ी, क्राइटेरिया तो एक ही है, उनको उन्होंने धर लिया है जिन्होंने ये किए हैं काम, और उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया तो उनको बरजुर्मा करार दे दिया गया है। तो ये रखा है, ये हुकूमत का क्राइटेरिया है। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत कोई ठंबे की बात नहीं है, वो तो उनको शामिल करना, उनको इन केसेस में मुलव्वस करना ही जो है वो जाती है। अच्छा फैसल साहब, अगस्त के महीने में पीटीआई अब एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, तो इस फैसले का उस जलसे पे कोई असर होगा? ये फैसले नहीं भी आते तो पीटीआई एहतजाज करने की किसी कैपेसिटी में नहीं है, उनकी लीडरशिप की जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बंदे निकाल सकें। जो मौजूदा लीडरशिप है, जो काबज़ हैं पीटीआई के ऊपर, उनकी अपनी वर्थ भी नहीं है, और लोग उनके ऊपर, वो 26 नवंबर को नहीं आए, 4 अक्टूबर को नहीं आए, 9 फरवरी को नहीं निकले। तो ऐसी लीडरशिप से कारकुनान को जो है वो काफ़ी फासले पे हैं। अब लाहौर में गए हैं तो तंजीम को नहीं बुलाया, कारकुनों को जो है वो बदतमीज़ी करते हैं। तो इस तरह की लीडरशिप के साथ तो कोई नहीं निकलता, फैमिली तैयार नहीं है, वो जो है वो पार्टी की तरफ देख रहे हैं, पार्टी उनकी तरफ देख रही है। तो इस तरह से तरीके तो नहीं चलती होती ना जी, तरीके चलाना तो बहुत कोई 1-2 दिनों का काम तो होता नहीं है, वो तो लंबा काम है, उसके लिए प्रिपरेशन कोई नहीं है, स्लोगन कोई नहीं है, प्रोग्राम कोई नहीं है, लाएमल कोई नहीं है, बस ऐसे ही है था। अच्छा फैसल, आप बताइए कि नए अरकान असम्बली का जो मामला है या फिर सेनेट इलेक्शन हुआ है, पीटीआई रहनुमाओं में अंदरूनी इख्तलाफात एक दफ़ा फिर से सामने आए हैं। इन दैट केस चेयरमैन गौहर खान क्योंकि मामलात को हल नहीं कर पा रहे, देन आपको क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है? नहीं, ये खान साहब के इल्म में है ये बात है, मैंने तो बहुत दफ़ा उनको बताया कि आपकी इस टीम के साथ आपकी राय मुमकिन नहीं है। अब फैसला तो खान साहब ने करना है, खान साहब को गुज़रिशात तो की जाती हैं हर वक्त पार्टी को, जो है गौर साहब तो शरीफ आदमी है, वो तो मामला जो है ना ख़त्म कराने के हक़ में होते हैं हमेशा, वो लड़ाई नहीं करते। लेकिन कैपेसिटी नहीं है, गौर की भी कैपेसिटी नहीं है, बाकियों की भी कैपेसिटी नहीं है, तो बुज़दार फार्मूला जो पार्टी पे लगा हुआ वो हटाना पड़ेगा। अगर खान साहब को संजीदगी से अपनी राय के लिए या वो काम करना चाहते हैं तो फिर तो उनको अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनके फैसले जो हैं पार्टी लीडरशिप से मुतल्लिक वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनको रिवर्स करना पड़ेगा उनको। ठीक है फैसल साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। और हम सुबह सुबह सियासत की बात कर रहे हैं तो ये है सियासी नाश्ता, कुछ गर्मा गर्म और मसालेदार ख़बरें इस्लामाबाद से भी ज़ेरे गर्दिश हैं। तो ओवर टू यू एहतशाम साहब, क्या इस वक्त हैं आपके पास गर्मा गर्म ख़बरें सुबह सुबह, ज़रा बताइए। देखिए फैसल, पहले तो सुबह सुबह तो जो पीटीआई के लिए बड़ा सेटबैक है वो ये है कि इन्होंने केपी गवर्नमेंट ने अमन अमान के मामले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया, लेकिन तमाम अपोजिशन पार्टी ने उसका बाइकआउट कर दिया। इन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी आपके साथ कोई बात नहीं हो सकती, आप एक सियासी पार्टी के तौर पे बिहेव नहीं कर रहे, लिहाजा हम आपके साथ नहीं जाएंगे। दावतनामे दिए गए, कुछ लोगों को बीच में डाला भी गया कि आ जाएं, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं कहीं माजत भी की JUI नून लीग लोगों से,
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आपके साथ ही बात हो सकती है, लिहाजा हम एहतशाम साहब, ये तो पीटीआई को उनकी मेडिसिन खुद टेस्ट करवा दी। आपको अक्सर याद होगा जब विफाकी सतह पर उनसे डायलॉग की बात की जाती है तो वो कहते हैं आपसे बात नहीं हो सकती बिकॉज आपके पास अथॉरिटी नहीं है। अब दूसरी जानिब पीटीआई को इधर खैबर पख्तूनख्वा में कहा जा रहा है कि जी आपसे पार्टी डायलॉग की बात नहीं हो सकती। असल में सादिया, इस पार्टी का सबसे बड़ा मसला यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अभी देख लें, बीसीओ स्टेटमेंट लीडरशिप की तरफ से, इमरान खान की तरफ से आते हैं कि मैंने तो कभी सियासी लोगों से बातचीत पे मना नहीं किया, मैं तो कभी नहीं कहता कि पार्लियामेंट में डायलॉग ना किया जाए। लेकिन दूसरे लम्हे वो कहते हैं कि जी आप क्या बेचते हैं, आप तो पपिट हैं, आप तो ये हैं, वो आपसे बात नहीं हो सकती, लिहाजा बात इस्टेब्लिशमेंट से होगी। फिर कभी कहा जाता है जी बात एक आदमी से होगी, फिर उसी आदमी के बात के बारे में कहा जाता है कि 9 मई का वही आदमी जिम्मेदार है। तो देखिए, ये सारी बातें करने के बाद लोग इस तरह देखें पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पे बिहेव नहीं कर रही। नतीजतन अभी आप देख रहे हैं बहुत करीब आ गए थे सादिया मौलाना फुरमान साहब, इतने स्टेटमेंट सख्त दिए गए गंडापुर की तरफ से कि उसके बाद उन्होंने कानों को हाथ लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपके साथ बातचीत ही हो सकती, पहले आप तमीज़ तो सीखें, आप बात करने का ढंग तो सीखें। तो ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पार्टी के अंदर खबर बड़ी है सादिया कि 3 लोग बहुत परेशान हैं जो करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम है बैरिस्टर सैफ। आपने देखा ये पार्टी टिकट के हवाले से उन्होंने मुलाकात की थी बानी पीटीआई से, और उन्होंने आके ऐलान किया था ये जो 7 लोगों को अपना टिकट देने थे। उसके बाद आपने देखा कि केपी हाउस में हलीमा बीबी ने, उसके बाद सलमान साहब ने सब लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा ये कैसे मिल के सैफ आ गया, हमें पता नहीं जो नाम दिए इसने अपने तौर पे दिए। फिर वो सुहेल नकवी साहब इनके वकील हैं इमरान खान साहब के, उनको फ़ोन करके कंफर्म किया गया, उन्होंने कहा यही बानी पीटीआई ने नाम दिए हैं। मैं बताना चाह रहा था कि बैरिस्टर सैफ हों, बैरिस्टर गौहर हों, और जिस अंदाज से ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मामलात जो है ना वो सुलझ जाएँ, सियासी तौर पे चीज़ों को हैंडल किया जाए। लेकिन हॉक्स बैठे हुए अंदर, हलीमा बीबी का अपना बड़ा ग्रुप है, और जो आजकल जो खामोश है बुशरा बीबी फॉर्मर फर्स्ट लेडी, वो भी कहा जाता है कि अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। तो नतीजतन जो है ना वो लड़ाई अंदर बड़ी शदीद हो रही है। इसमें एक चीज़ ये भी है ना एहतशाम साहब, इससे पहले कि मैं फैसल चौधरी के पास दोबारा जाऊँ, वो ये कि एक बज़ाहिर एक रिलीफ ऐसे मिला कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी रिहाई हुई, और बाकी हालांकि 10 दीगर जो हैं वो अभी भी उनको तो 10-10 साल की सज़ा हो गई है। सो क्या छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई छोटी सी कॉर्नर इस तरह कोई खुला है पीटीआई के लिए कि अगर वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात को हैंडल कर ले तो वो एक्सप्लॉइट कर सकती है इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर नहीं? फैसल, अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये जिसको कहते हैं ये एक थोड़ी सी अच्छी डेवलपमेंट है जो शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो 10 मई के मुकदमात में उनको बरी कर दिया, अगरचे उनके और भी केसेस हैं। और सलमान राजा ने तो जब लोगों ने पूछा कि जी क्या वो अब लीड करेंगे अगर ये जो आपकी तहरीक चलनी है जो 5 अगस्त को पीक पे पहुंची, उन्होंने कहा उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं। मैं ये डेफिनेटली उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकता था कि कंटेम्प्ट थी इन सो मेनी वर्ड्स कि ये सियासी लोग क्या बेचते हैं, हम ठीक करके देंगे वकला। और माजत के साथ इनके सारे मुखालफिन अंदर भी और बाहर भी कहते हैं कि इन वकला ने हाईजैक किया पार्टी को, और सियासी समझ बूझ से ये आ रही हैं, इनको पता ही नहीं है कि बातचीत कैसे करनी है, किस तरीके से सियासी मामलात को हैंडल करना है। तो एक बात तो ये है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हमेशा से उनका ख़ानदान रहा है, शाह महमूद कुरैशी का इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहा है। इस पहली दफ़ा ये भी, और शेख रशीद साहब भी रोते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो हमेशा अदारों के साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। तो अब ये लग रहा है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो किस तरह बिहेव करते हैं। और दूसरी बात यह कि उनकी पहले तो ये कि और केसेस में भी अगर फैसल रहाई नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल, कुछ लोग जो कह रहे थे कि जी -1 फार्मूला चलेगा, नहीं चलेगा, वो तो नहीं है। देखें, पीटीआई जो है ना वो इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। असल परेशानी पीटीआई के अंदर के लोगों की ये है सादिया, वो कह रहे हैं कि पार्टी या सियासी पार्टी के तौर पे जो है ना वो उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, और जो मुखालफिन भी हैं वो भी कहते हैं कि जी सियासी पार्टी के तौर पे इनको रहना चाहिए, इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप खुद ही तुल्ले हो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के लिए, तो आपकी मुश्किलात तो कोई नहीं कम कर सकता। तो आखिरी बात यह है, इनको रास्ता खोलना चाहिए बातचीत का, वो जो पहले अडॉप्ट किया गया था, पार्लियामेंट में जाएँ, वहाँ से उसके बाद उनको मजबूर करें, जो कमेटी बनी थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता करवाएं, फिर हो सकती है। और अहम बात यह है कि जो आपको याद होगा 9 मई में जब 1 साल हुआ था तो DGISPR से पूछा गया था कि जी ये 9 मई के सजाओं पे आपका नुक्ता नज़र क्या है अदारे का। उन्होंने कहा कि जब तक अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी जाती इनसे कोई बात नहीं हो सकती, और बात भी होगी तो ये सियासी लोगों से बात करें। तो मुझे लगता है इनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही, असल मसला है कि अंदरूनी झगड़े
और जो उसका फायदा सियासी अदर इनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको हो रहा है। जी मुझे फैसल साहब की जानिब जाना है, वहाँ उनसे बात कर लेते हैं मजीद के जो खबरें आ रही हैं फैसल साहब के जो बानी पीटीआई हैं उनके बच्चे कुछ अहम मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी रिचर्ड ग्रनेल से भी मुलाकात हुई है। ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इसको लिंक किया जा रहा है किसी न किसी तरह से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या कोई रास्ता बनेगा या नहीं, तो आपकी क्या राय है इस पर? उनके बच्चे अपने से कोशिश कर रहे हैं और वो शायद बात है, वो जो अमेरिका में गए हैं लोगों से मिल रहे हैं, हो सकता है रिचर्ड ग्रनेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों से भी मुलाकात हो उनकी वहाँ पे। अच्छा। और वो किस हद तक कामयाब रहती हैं वो तो देखने की बात है, लेकिन दोनों बच्चे जो है अपने वालिद की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ी वो एक उम्मीद अफजा बात है और कारकुनों को बड़ी उम्मीद है उनसे। इस लीडरशिप से तो बिल्कुल किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर बेटे आते हैं या उनका काम होता है तो ये यूनिफिकेशन का जो है ना सबको इकट्ठे करने का एक जो आप अभी कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि अभी नफाक के पार्टी में या खलफशार है इख्तलाफ है, उनको दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और दोनों को जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जिस तरह से जिस माहौल में वो पले बड़े हैं या जिस तरह से वो अपने वालिद से एक उन्स का मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं ये काबिल तकलीद है। और मैं समझता हूँ कि दोनों बच्चों ने अपने इमरान खान के बेटे होने का सबूत दिया है और एक अच्छी कोशिश की है। और फैसल साहब उन मुलाकातों के क्या नताइज देख रहे हैं जो अमेरिका में हो रही हैं इस वक्त? डिपेंड करता है ना कि उनकी मीटिंग किस हद तक होती है, किस लेवल तक होती है और प्रेस मीटिंग से क्या निकलता है। अगर तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो फैसला है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप हैं, मार्को रूबियो हैं, विटकॉफ हैं, इस किस्म के लोगों से मुलाकात होती है तो फिर उसके क्या नतीजे निकलते हैं तो वही इंपॉर्टेंट लोग हैं। बाकी फैसले जो है वो ज़ाहिर वो हर मुल्क अपने मुताबिक करता है तो उसका क्या जवाब देते हैं तो ये तो अभी प्रेजेंटरी क्वेश्चन है ना, वो फरूजे पे तो जवाब नहीं दिया जा सकता। आप लेट्स सी एक एफर्ट तो कर रहे हैं ना, कम से कम ये तो नजर। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी और एहतशाम आप दोनों का। और सुबह जो हमने पेश किया सियासी नाश्ता आपके सामने, सो द थिंग इज़ के चीज़ें हैं और चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो एहतजाज की कॉल दी है वो कितना कारगर होगा या कितना बड़ा होगा, क्या होगा भी या नहीं होगा? एक्चुअली यस, जो फैसल साहब कह रहे हैं कि खुद कारकुनान कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज उनको डर भी लग रहा है और कॉन्फिडेंस वो दे नहीं पा रही है उनको लीडरशिप, सो दैट स्टेज बट वील सी कि पीटीआई क्या करना चाह रही है विद दैट। वी आर अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मौसम की बात कर रहे होंगे, किसी भी तरीके से मौसम काम डाउन नहीं हो रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसम की बात करेंगे। इस वक्त मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों के बाइस जो तबाही हैं उसकी खबरें जो है वो ज़ेरे गर्दिश कर रही हैं। और जैसे हम अभी बात कर भी रहे हैं सादिया, ट्रेनिंग राइट नाउ इन लाहौर। यस एग्जैक्टली, और लाहौर में एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था। व्हाट आई एम लुकिंग एट इज़ कि लाहौर कितना रेडी है उसके लिए, बिकॉज हमने एक स्पेल देखा ज़रूर जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई और वहाँ पर नुकसान भी खैर हुआ। कल लाहौर में तेज़ बारिश ने नशेब एज आई वाज सेइंग के नशेबी इलाकों में को डुबा दिया और बहुत सारी जगहों से वीडियो सामने आई जहाँ लोगों ने पानी में तकरीबन आधे आधे पानी में घुटनों पानी में उन्होंने सोशल मीडिया पे वो वीडियो शेयर करना। और अभी ये तो कहा जा रहा है कि 25 जुलाई तक ये बारिशें इसके साथ साथ सादिया वो जो 15 लाशें जो हैं गिलगित बल्तिस्तान वाली, उनका मामला कहाँ तक पहुँचा है, गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएशन क्या है? एंड अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज हज़ारों सैयाह फंसे में डिफरेंट स्पॉट्स पे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। फैज़ साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी खबर आई है कि वो जो 3 साल बच्चा था गालिबन उसकी लाश मिल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वो 3 साल साद इस्लाम की जो 3 साल बेटा अब्दुल हादी थे उसकी लाश मिल चुकी है और उसको आरएच की हॉस्पिटल चला शिफ्ट किया जा चुका है, जहां से उनके लवाहिकीन को थोड़ी देर बाद हवाला करेंगे और उसके अब आएगा वो उस लाश को रवाना कर दी जाएगी। सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है और अब तक शाहराए बाबूसर पर जो तबाही हो रही है और सैलाबी रिलाये थे उससे 6 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, मजीद की तलाश जारी है। अच्छा फैज़ साहब, ऐसी भी इत्तलात हैं कि आपने तो खुद बताया था कि 300 तो
टूरिस्ट सिर्फ वहाँ पे आपने रेस्क्यू कर लिए थे। डिफरेंट स्पॉट्स पे गिलगित के क्या नंबर्स इन टूरिस्ट के ज़्यादा हैं, सैकड़ों या हज़ारों में है? कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं बताइए, ताकि अगर कोई फंसे हुए हैं या जो रिश्तेदार भी जिनके देख रहे हैं वो भी फंसे हुए, हम भी हमसे रब्ता करके बता सकते हैं। आप बताइए कि आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? हाँ, इसमें इस हवाले से देखें, शाहराह बाबूसर पे कोई 200-250 टूरिस्ट फंसा हुआ था। उसको हमने रेस्क्यू करके तलाश शेयर शिफ्ट किया। वहाँ पे जो है उनको होटल एसोसिएशन ने, मुकामी लोगों ने रिहाइश दी, उनको खाना दिया, वहाँ पे रखा गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की सरपरस्ती में। इसी तरह बल्तिस्तान के इलाके में दियोसाई पे टूरिस्ट फंसे हुए थे। अफवाज पाकिस्तान की मदद से हेलीकॉप्टर का हमने बाकायदा उसमें इस्तेमाल किया, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया, शहर लेके आए। इस वक्त सच गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पे भी कोई टूरिस्ट फंसा हुआ नहीं है। अच्छा। सटक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि शाहराह बाबूसर पर कहा जा रहा है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कि 10 से 15 लोग जो हैं वो बह गए थे। पता है कि कर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। टूरिस्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान किसी भी कोने में फंसे हुए नहीं है, क्योंकि शाहराह रेशम जो है, जिसको शाहराह कराक्रम भी कहते हैं, खुंजराब से रावलपिंडी तक ये खुली है। यहाँ पे वो ग्रेजुअली सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है अभी इस वक्त, वो ये कि लोग मज़ीद क्या ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं, क्या उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में आना चाहिए या नहीं अभी इस वक्त? आजकल देखें, आजकल हमने भी ये एडवाइजरी भी दी है और बताया भी है कि जब तक ये बारिशों का सिलसिला थम नहीं जाता है, गिलगित बल्तिस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तौर पर हम रिहेबिलेट कर वो उसको बहाल नहीं कर सकते, तब तक सफ़र ना करें। और इस वक्त ज़्यादातर टूरिस्ट सफ़र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और अक्का दुक्का टूरिस्ट भी आ रहे हैं जो टूरिज़्म को एडवेंचर के तौर पर लेते हैं। वो लोग यहाँ पे सफ़र इस वक्त भी कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे उनको रोक भी रहे हैं, और आगे की जब तक हालात और बारिशें ठीक नहीं होती हम जाने भी नहीं दे रहे। अच्छा फैज साहब, अब तो इस वाक़े को 2 से 3 दिन गुजर गए हैं, हम सर्टेनिटी के साथ क्या कह सकते हैं कि बाबूसर पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें हुई, ये सर्टन हो गया है? देखिए, इस पे दो राय है। एक ओपिनियन ये बिल्ड किया है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि बाबूसर पे ये सैलाबी रेले हर साल आते हैं और इस तरह तबाही कभी नहीं हुई थी। जो ही बारिश होती है बाबूसर में इस तरह के पानी का बहना, रेलों का आना, ये मामूल की बात थी, लेकिन पहली दफ़ा बहुत शदीद नुकसानात हुए हैं। मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने नेचर के साथ खेलना शुरू किया, और जो आदमी नेचर के साथ खेलेगा नेचर उससे ज़रूर रिवेंज लेगा। इससे कोई भी आदमी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। ये सारा मामला क्लाउड बर्स्ट पे डाल के या अल्लाह के अजाब पे डाल के हमें बरी ज़िम्मा नहीं होना चाहिए। हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने जंगलों की तबाही की। आपने देखा कि वहाँ पे पानी में बहते हुए कितने जंगल की लकड़ी आ रही थी, ऐसा लग रहा था ये पानी नहीं है, सारी लकड़ी आ रही है। ऐसे माहौल के अंदर कंजेस्टेड वैली है, वहाँ पे इतने जंगल कटे हुए होंगे तो वहाँ पे सैलाब नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? तो सूरत हाल कुछ हो गए। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज है और ग्लेशियर्स हैं 8000 के करीब गिलगित बल्तिस्तान में, और क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर अगर हमने अपनी तैयारियां बतौर नेशन भी, बतौर हुकूमत भी आगे फ्यूचर में नहीं किया तो इसके मजीद नुकसान फ्यूचर में भी हो सकते हैं, और ये पूरा ग्लोबल भी नुकसान का बायस बन सकता है, नेशनल लेवल पे भी। फैज साहब, जानना मैं आपसे चाहूँगा, ये जो इलाका है, क्योंकि हम सब सयाह हैं, आना जाना हमारा लगा रहता है गिलगित बल्तिस्तान, स्पेसिफिकली ये कौन सा इलाका था जहाँ ये गाड़ियाँ रुकी हुई थी, और क्या ये गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई थी जिस तरह स्वात वाला जो वाक़या हुआ था वो भी आपकी नज़र में होगा कि वो एक ऐसा स्पॉट नहीं था कि जो टूरिस्ट स्पॉट हो, वहाँ बस लोग जाके बैठ गए थे और वो चाय वगैरह पी रहे थे? तो ये जो स्पॉट जहाँ पे ये कौन सा स्पॉट था? क्या ये ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा यहाँ पे सुरताल थोड़ी डिफरेंट है। ये बाबूसर टॉप से जब आप नीचे उतरते हैं, उतराई पे चलास की तरफ, 0 पॉइंट की तरफ, तो बाबूसर टॉप से नीचे कोई 20-25 किलोमीटर का सफर आप तय करते हैं। करके नीचे लोश का एक इलाका आता है कोई 20 किलोमीटर के बाद। उसके बाद आगे 30 किलोमीटर के 35 किलोमीटर के बाद देवर का इलाका आता है, ग्याच का सार का इलाका आता है। वहाँ पे ये आगे जो मुत्तसिल जो वैलीज है छोटी छोटी, वहाँ से आगे पानी के रेले आए हैं। ये बाबूसर टॉप पे नहीं हुआ है। बाबूसर टॉप पे सैलाब नहीं आते हैं, और ज्यादातर मीडिया में बाबूसर टॉप का लफ्ज चला है। अभी तक बाबूसर टॉप पे कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बाबूसर टॉप से कोई 30-35 किलोमीटर नीचे की तरफ उतराई पे जो मैदानी इलाका है, वहाँ से दाएं बाएं से जो छोटी छोटी वैलीज हैं, अंदर जो रिमोट वैलीज है, वहां से ये पानी के रेले आए हैं
और ये लोग वहां पे ठहरे हुए नहीं थे, कहीं चाय नहीं पी रहे थे, बल्कि ये वहां से गुजर रहे थे। अचानक तेज बारिश हुई है तो पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे बारिश का सैलाब का खतरा है, तो उसी दौरान चलती हुई गाड़ियों को भी लेके गई है वहां पे, और फिर कुछ गाड़ियां शदीद बारिश की वजह से रुकी हुई थी, उनको भी हिट किया है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा फैसला, बस कर लेते हैं, तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, वेदर एडवाइजरी भी ले लेते हैं, महकमा मौसमियात क्या बता रही है। अंजुम नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। पहले से ही हम जानते हैं कि 25 तक तो कहा जा रहा है कि बारिशें होनी ही है ये, लेकिन इस वक्त जो अपर एरियाज़ है हमारे वो वल्नरेबल यूँ हो गए कि बारिशों की वजह से लैंड स्लाइड कर गया है, सरफेस मूव कर रहा है, तो वहाँ पर कितनी बारिशें, स्पेसिफिकली कौन कौन से इलाके? जी बहुत शुक्रिया। देखा, जैसा कि आपने देखा कि पहले से बता दिया गया था, मुल्क के बालाई इलाकों शमूल जीबी में शदीद बारिशों के इम्कानात हैं, और उसका आपने इम्पैक्ट भी पिछले दिनों देखा। कुछ इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है, जैसा कि कल हमने देखा कि सरगोदा और उससे मुलिका यानी कि मगरबी पंजाब में अच्छी बारिश के स्पेल्स देखे गए। ये सिलसिला अभी मजीद प्रोलॉन्ग करेगा, मजीद 2 दिन आज और कल, यानी कि इसमें कश्मीर और उससे मुलिका जो जीबी के अपर इलाके हैं वहाँ पर केपीके के इलाके, उनमें अभी मजीद बारिश के इम्कानात हैं 2 दिन तक। अच्छा, और क्या इंटेंसिटी रहेगी इसकी? जी बिल्कुल, इसमें कुछ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है, और बारिश के साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि आपको जब थंडरस्टॉर्म होता है तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स भी होती हैं और ग्लोफ के इवेंट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो नदी नालों में जो है वो फ्लैश फ्लड्स की जी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। मेरे जहन में एक बात आ रही थी जब आप ये कह रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन, गिलगित बल्तिस्तान को हम यूँ समझते हैं कि दूसरे अपर एरियाज़ के मुकाबले यहाँ पर चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन अभी से नहीं हो रही, साल से हो रही है, बट मेरे से में बात आ रही थी कि अब क्या किया जाए। हमें हंगामी बुनियादों पर काम करना है, क्योंकि ये सैलाब, पानी, बारिशें हर साल आने हैं, तो क्या करेंगे डिफॉरेस्टेशन के लिए? फिर पहली बात यह कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स तो बहुत चलाते हैं, हम रिकॉर्ड भी डेवलप कर देते हैं कि इतने लाख हमने दरख्त लगा दिए, बट उसके बाद हम उनका ख्याल नहीं रखते, उन पौधों की आबियारी नहीं हो पाती। इसका सिंपल सा हल है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने इलाके में एक पौधा लगाए, उसकी आबियारी करके उसको तनावर दरख्त बनाए। सिर्फ एक पौधा हर बंदा लगाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम हमारा काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। हाँ अंजुम साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था वो मैं आपसे दोबारा कर लेता हूँ। गिलगित में जो वाक़या हुआ बाबूसर उतरते ही, क्या हुआ? वो क्लाउड बर्स्ट था या क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? देखें जी, इसको क्लाउड बर्स्ट तो नहीं कह सकते, बट इट वाज अ टॉरेंशियल रेन विद थंडरस्टॉर्म। और जब इन इलाकों में बारिश होती है, गरज चमक के साथ शदीद बारिश होती है, तो उसके साथ जो पहाड़ों के टॉप है वहाँ से जब पानी नीचे की जानिब आता है तो उसमें जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें झीलें बनती हैं, वो भी साथ साथ फटती हैं। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि एक पानी के साथ साथ पत्थरों का और मिट्टी का एक शदीद किस्म का सैलाब जो है वो डाउन स्ट्रीम नदी नालों में आया। तो इस सूरत में जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो हमें चाहिए, क्योंकि सयाह हजरात उस इलाके के लोकल क्लाइमेट से वाकिफ होते हैं, उनको चाहिए कि वो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ ताउन करें और कभी भी गाड़ी को किसी नदी नाले के क्लोज ना खड़ा करें। या जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो जो लोकल लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, क्योंकि जो सयाह जाता है वो इस इलाके से ना वाकिफ होता है। वटएवर वो ड्राइवर हो या वो सयाह खुद हो, उनको नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन क्या होती है। तो इस सूरत में जब शदीद बारिश हो रही हो तो आप अपनी गाड़ी को किसी सेफ जगह पे खड़ा करें, बारिश के रुकने का इंतजार करें, क्योंकि बारिश होने के बाद इस किस्म के इवेंट डेवलप होते हैं। लेकिन अंजू साहब, आपको लगता है कि जैसी बारिशें ये हो रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ जून, जहाँ से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये ट्रैवलिंग के लिए सेफ भी है? अब मतलब मुझे तो नहीं लग रहा। जिस तरह से भी फैज साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टाइम वो गुजरगाह है, वहाँ से लोग गुजर रहे थे, पानी का इतना बड़ा रेला आया वहाँ पर कि लोगों को इतना वक्त ही नहीं मिला। पहले वहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। जी बिल्कुल, मैंने आपसे बताया ना कि जब पहाड़ों की टॉप पे बारिश होती है तो लाइक वाइज सिचुएशन डेवलप होती है। ऑल ऑफ अ सडन जो है इस किस्म के फ्लैश फ्लड्स आते हैं। आपको इन कमिंग ईयर्स ये हमारा मॉनसून और अर्ली हो जाएगा। देखिए, मॉनसून अर्ली की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन मॉनसून के दौरान जो हमारे इवेंट हैं वो मजीद अब इंटेंस होने जा रहे हैं। आने वाले सालों में मॉनसून की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब और फैजुल्लाह फराग साहब आपका भी। और सबसे इस तमाम तर मामले में हो गई है जिसपे अब हमें
बात करनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन की बात की, कुछ चीज़ों की आप शाहिद हैं और कुछ चीज़ों का मैं और फैसल दोनों तरफ से कंफर्मेशन हो गई। अंजुम नज़ीर साहब ने भी कहा कि जी क्लाउड बर्स्ट नहीं था, फैज साहब ने भी कहा कि क्लाउड बर्स्ट नहीं लगता मुझे, क्योंकि जितनी तेज़ी से पानी नीचे आया है और जो सब वो बहा कर लेकर आया है, यानी दरख्त वगैरह, वो लॉग्स वगैरह, वो जो कटे हुए वहां पर पड़े हुए होंगे। फर्ज कीजिए कि अगर ये होते वहां पे दरख्त, तो ये इनका नेचुरल हिंड्रेंस होते हैं। हम इसमें बात करेंगे क्योंकि स्वाद से लेके गिलगित तक, यानी फेरी मेडोज, रायकोट तक टिम्बर माफिया एक बहुत बड़ा माफिया, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन जरा अब दोबारा मौसम की अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां पे बारिश हो गई है शुरू। अफजाल बताइए, अपडेट कीजिए लाहौर से क्या सिचुएशन है। जी, एक बार फिर जो है वो बादल बरसना शुरू हो गए हैं। लाहौर में हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और लाहौर शहर को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे, जबकि पीडीएम ने भी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। और इसके साथ साथ जो पंजाब के दरिया हैं उनमें भी तूफानी और फ्लड का खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। और पीडीएम का ये कहना है कि शहरी जो है लाहौर की और बारिश होगी और होगी तो फिर क्या इंतजाम है। यासिर से जान लेते हैं कि जेहलम में उधर वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि बारिशें तो हैं। अब क्या आज भी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है यासिर? जी, मूनसून का चौथा स्पेल जेहलम और गिरदनवा में भी पूरे जोर शोर से जारी है। वक्फे से ये बारिश ने जहां सैलाब से मुतासर इलाकों के शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा किया है, वहीं ज़िले इंतजामिया को भी बैक वक्त कई चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ मुतासर इलाकों में बहाली के काम जारी हैं, तो दूसरी तरफ इंतजामिया अर्बन फ्लडिंग से शहर की गलियां और शाहराहें जो नदी नालों में तब्दील हो चुकी थी उनको और शहरियों के इमलाक को बचाने में मसरूफ है। नाला गान की अगर बात की जाए तो नाला गान और नाला जो बिनहा है इसकी मसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है और नालों के अतराफ नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज जगह मुंतकिल होने की हिदायत भी की गई हैं। मंगला डैम के हवाले से बताता चलूँ कि डैम में इस वक्त पानी की जो गुंजाइश है वो भी काफ़ी की है। मंगला डैम में इस वक्त 60,000 क्यूसिक से जायद पानी की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि 10,000 क्यूसिक अखराज किया जा रहा है। डैम का मौजूदा लेवल 1194 फुट तक पहुंच चुका है, जो कि इंतहाई लेवल से 48 फीट अभी भी कम है। इस वजह से दरिया जेहलम में आप हमें अपडेट कर रहे थे और थैंक यू सो मच। इससे पहले लाहौर से भी हमने अपडेट्स ली और वैसे तो सादिया जैसे कि बात भी हुई कि सयाहों के हवाले से ना ये भी है कि भाई ना आए अभी फ़िलहाल, अपनी जान प्यारी है। आजकल मौसम इस लायक तो नहीं है कि सयाहत पे जाया जाए, लेकिन कुछ लोग वाकई वो भी इस लायक नहीं है कि उनको सयाहत पे ले जाया जाए। तो फैसल ऐसा क्या हो गया है, कौन सयाहत के लायक नहीं है? ये जो हम अगली वीडियो दिखाने जा रहे हैं ना, ये लोग सयाहत के लायक नहीं है। प्लीज़ दिखाइए ये वीडियो और ये देखें। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम उसको थोड़ा सा इसकी ऑडियो अगर सुना सकें। हुंजा है ये, ठीक है, और वहाँ पे ये पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों इनको ज़रूरत है आई लव हुंजा के सामने अपने किसी प्यारे का नाम लिखने की, क्यों, वाई, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? ये हमारा कौमी मसला है। ये हमारा कौमी मसला है। हम जंगलों में जाते हैं, दरख्तों को छील कर आ जाते हैं, हम कोई अच्छी वॉल हमें नज़र आ जाती है, वहाँ पर हम कुछ लिख कर आ जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ उसमें करके कुछ अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा के आनी है। भाई अल्लाह ताला ने उसे बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी जगह है, उसको रहने दे जैसी वो है। और अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं तो R+S लिख के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट का इस्तेमाल, उसको टेक्स्ट कर दे जिससे आप मोहब्बत करते, दीवार पे लिख के आना है, पता नहीं हो सकता है वो देखे भी नहीं वहाँ से यहाँ तक। हाँ एग्जैक्टली। और आप देख और दिल टूटने का मतलब ये नहीं है कि आप दरख्त दीवारें खराब कर दें। अच्छा, और इसमें पता है सबसे अहम बात ये है कि लोकल कम्युनिटी का सबसे अहम किरदार है। एंड आई अप्रिशिएट द गिलगितीज फॉर दैट, हुंजा कुड्स फॉर दैट। वो आते हैं और उन्होंने सीधा उनको कहा है कि आपको पता है कि ये काबिल ताज़ीर जुर्म है, आपको पता है आप जेल जा सकते। अगले कह रहे हैं अच्छा, वो सार्कास्टिक व्यू में कह रहे हैं। आई होप कि इनको सार्काज़म जो है वो थोड़ी नहीं, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना एक आध दफ़ा बता देना चाहिए कि लॉ क्या है और आप कहाँ जाएंगे। वहाँ जब चले जाते हैं ना एक आध दफ़ा तो फिर आपको अकल आ जाती है। वो कहते हैं ना लातों के भूत वाली बात हो जाती है कभी कभी। चलिए अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं।
ओके, वी आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक। वी आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक। सो व्हाट एक्चुअली बात ये कर रहे हैं कि आप सादी आपको पता है कि कारोबार जो करना वो आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है ना, लेकिन अब सिंध हुकूमत कुछ इक़दाम उठा रही है और ताजर बरादरी को सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे ही सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप का इफ्तिताह किया गया है। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद सूबे भर में कारोबारी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के अमल को आसान बनाना है। बिल्कुल, और ये प्लान पहले से था। दिस प्लान अबाउट 1.5 ईयर बैक। मुराद अली शाह का इस वाले से ये कहना था कि SBOSS सिर्फ एक डिजिटल हल नहीं है, बल्कि ये जो तर्ज हुक्मरानी के ढांचे में बुनियादी इस्लाह है, और इसका प्लान कुछ साल पहले किया गया था जिसकी एग्जीक्यूशन अभी सामने आई। चलें, तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख हमारे साथ मौजूद। अरसलान साहब, सुबह खैर और बहुत शुक्रिया। थोड़ा हमने बताया, ज़्यादा आप बताइए सर, ये कैसा इनिशिएटिव है, क्या होने जा रहा है, कितनी आसानी होगी इससे कारोबारी अफराद के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और उसको हम एक स्टेप नहीं कह सकते, एक तरह के ये एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसको सिर्फ एक पिक्चर के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल के अंदर देखें तो इसके साथ अलाइन मल्टीपल जो फैसिलिटीज हैं या जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से इकोनॉमिक जोन्स हैं, काबेजी में बन रहे हैं, सक्खर में बन रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में बन रहे हैं, जहाँ पे टैक्सेस के जो आपके रिबेट्स होती हैं, पूरा यानी उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके कि जो इन्वेस्टर्स होंगे वो तमाम तर जो टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं वो उनको वेवर होंगे, ताकि उनको एक एज हासिल हो। और साथ साथ ये कि सूबे के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ये BOSS जो बिजनेस वन स्टॉप शॉप है, तो देखें इसमें 2 बहुत अहम चीज़ें। एक तो द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आजकल आप ChatGPT देख रहे हैं, चाहे छोटा सा बच्चा भी हो तो वो आप देखेंगे बड़ी फास्ट ग्रोइंग उसमें चल रहा है। तो उस दौर के अंदर अपने आप को अलाइन करने के लिए और एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप भी है। और साथ साथ इसमें जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी के अलावा जो आपके एक नया एंटरप्रेन्योर है, एक नौजवान बच्चा है, अक्सर हमने देखा है हम पे उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन पूरा हमें माशरे को देखना है। उसमें कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं होती हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ देखी गई है कि होती है एक दरवाजे से। अरसलान साहब, जब मैं ये सोचती हूँ इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस पर्सन, क्या क्या है इस वन स्टॉप शॉप में? व्हाट ऑल दे विल बी फैसिलिटेटेड फॉर? देखिए, अभी क्या है, फर्ज करें कि जी आपने एक नादरा का कोई फर्ज करें डॉक्यूमेंट निकाल दिया है, ठीक है, उसकी एक सबसे बड़ी ये होगी कि उसकी ऑथेंटिकेशन कराएं हैं, उसको फिर वो जो आपके 17 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं उससे वेरीफाई कराएं। तो ये जो इसके अंदर ब्लॉकचेन रखा गया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके थ्रू इशू होंगे दे विल बी वेरीफाइड, प्लस जो उसकी आपके डिपार्टमेंट यानी कि ब्लॉकचेन से ये होता है कि आपके जितना भी डाटा होता है वो सेव रहता है। आपके जो ऑनलाइन जो आपके बिजनेस अकाउंट्स होते हैं या डेबिट कार्ड नंबर होते हैं वो सेव रहते हैं। फिर आप जस्ट सपोज आपने नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नादरा से सर्टिफिकेट लेना है, आपने जाना है, फिर उसको वेरीफाई कराना है, फिर स्टैंप लगवानी है, फिर जमा कराना है। इसमें ऐसा नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, अभी इमीडिएटली इनिशियली 9 डिपार्टमेंट्स को के लिए सर्विसेज जो स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका साइट है, आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, कॉलेज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और आपकी ये जो क्या कहते हैं इसको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है। जस्ट सपोज हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि किसी भी बंदे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको लिए एक मैंडेटरी है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट ले कि दिस विल नॉट बी डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट। उसका एक प्रोसीजर होता है, वो जाएगा, उनको अप्रोच करेगा, दरख्वास्त देगा, मिलेगा, करेगा। अब वो पूरा जो हैसल है वो खत्म हो जाएगा। He just have to go to this BOSS और उन्होंने अपना जो भी उनका प्रोजेक्ट है, आइडिया है, या जो उनका इनिशिएटिव है, या जो स्टार्ट ऑफ बिजनेस है, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस भी आप कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नए बिजनेसेस पे अप्लाई करें। जस्ट फॉर द सेक, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, किसी को अपना कैपेसिटी बढ़ानी है, बॉयलर बढ़ाना है, तो उसकी पूरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि जी आपने यूँ करना है कि आपने जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो इस तरह के एक्सपर्ट से लेनी है, फिर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी है, डिपार्टमेंट की कमेटी है उसके सामने पेश होना है। तो ये सब जो हैसल्स है वो अब समझे एक तरीके से रिमूव हो जाएंगे। किसी ने अपनी कैपेसिटी इनहांस करनी है तो उसने अपना आइडिया, उसके इंजीनियरिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए, इस BOSS के थ्रू कंसर्न डिपार्टमेंट उसकी वैल्यूएशन करेंगे, उसकी टेक्निकल करेंगे, और ऑनलाइन ही विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। सबसे जो इसके अंदर मैं समझते हैं कि
पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि टाइम फ्रेम्स भी डिफाइंड है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि वो चीज़ जाती है तो फिर वो जब तक उसको फॉलो नहीं करते तो वो रुक जाती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसमें ये तमाम तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी अलाइन किया जा रहा है। फिर ई बिडिंग भी लेके आ रही है। अक्सर जो ये सवालात उठते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठेकों के, इसके उसके, गवर्नमेंट की एक रेपुटेशन भी डैमेज होती है, तो ई बिडिंग भी साथ साथ इंट्रोड्यूस कराई जा रही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो थ्रू ई बिडिंग हो। तो इट्स कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज जस्ट अ पार्ट, अ स्मॉल पार्ट आई मे से, जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये इट विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन इकोनॉमिक सेक्टर और पूरे सिंध के अंदर एक मेजर ग्रोथ होगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी चीज़ ये अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि जहां मनफी चीज़ें पाकिस्तान में हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, वहीं पे एक पॉजिटिव चीज़ ये कि पाकिस्तान ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो बहुत अपनी बेहतर हमने एक लेवल अप कर लिया है। बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम आज से 2 साल पहले ये बात कर रहे होते थे कि भाई बिजनेसमैन काम तो करना चाह रहा है लेकिन उसके लिए मुश्किलें इतनी हैं कि वो अपना इरादा तर्क कर देता है, बहुत सारी और वजूहात में। एक वजह ये भी होती है दैट देयर इज नो ईज फॉर द बिजनेस। चलिए, एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद क्या होगा? क्या होगा? ग्रैंड ऑपरेशन। एक ब्रेक के बाद 24 जुलाई दुनिया बोले किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। एक ब्रेक, ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन 24 जुलाई का, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। बोल न्यूज के साथ पलटना, झपटना और पकड़ना हमारा होगा पुलिस के साथ। ग्रैंड ऑपरेशन जनाब, ग्रैंड ऑपरेशन। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बता दूं, यहाँ कोई नहीं है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद, और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जहाँ जहाँ ये नशरियात जा रही है, अगर कोई ढाबे पे बैठ के देख रहा है तो खतरे का निशान यूनुस भाई जो है वो हमारे साथ मौजूद है, यूनुस अमीन, और सर छाए हुए हैं। भाई अब क्या इंट्रोडक्शन दें, ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन हो गया है। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने का, बहुत शुक्रिया माशरे में ऐसा काम करने का जो बहुत सारे लोग ताकत रखते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, शायद ध्यान नहीं है। आप इतना कैजुअली और इतना इजीली जाकर ये करें, एंड ऑब्वियसली उसके साथ एक अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में और लोगों को पता भी चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सारा जब आई वाज गोइंग थ्रू योर वीडियोस। लेकिन ये आइडिया आपके जहन में शुरू में कैसे आ गया? देखिए, शुरू में ही हमने स्टार्ट लिया है, इसको 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन वो शुरू में थोड़ा स्लो चल रहा था और अब वो तेज होता गया जब लोगों के बच्चे ठीक होकर उनके घरों पर पहुंचना शुरू हुए और जब रोडों के ऊपर चादर डालने वालों की तादाद कम हुई और लोगों ने जब देखा कि इससे फायदा हो रहा है तो फिर उन्होंने हमें सपोर्ट करना शुरू किया और फिर आप देखते रहे रोजाना ग्रैंड ऑपरेशन। 3 साल हो गए यूनुस भाई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे उससे पहले, ये मुझे बताइए। और वो होते हैं ना, इंसान को कोई चीज़ तहरीक मिलती है कि यार मुझे ये करना चाहिए, तो क्या सडनली कोई इस तरह का वाक़या हुआ कि आपने कहा यार चलें करते हैं ये? देखिए, पहले तो मेरा जो है वो इदारा था IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। वो भी इंसानी हुकूक की तंजीम थी। जी। लेकिन जब अक्सर और बेशतर ये देखा कि रोडों पर चादरें डालकर बैठे हुए लोग नशा करने लगे और एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठकर सर्फ दे रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता चला बैटरी गायब है। हाँ जी, मेरी हो चुकी है। ये देखा कि कोई आदमी हॉस्पिटल में जा रहा है, क्लिनिक में जा रहा है, कहीं बैंक जा रहा है, किसी और काम से जा रहा है और मोटरसाइकिल गायब हो गई। तो जब ये अमूमी तौर पर ये देखा, आदमी कराची के अंदर रहता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जब अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि नशे के आदी लोगों के कारनामे रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और पहले भी हम इंसानी हुकूक की तंजीम में थे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इदारा ज्वाइन किया, ANCC फाउंडेशन, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम, डायरेक्टर पाकिस्तान रिहेब अल्लाह ने मुझे बनाया और मैंने काम को स्टार्ट लिया। मंशात के आदी लोगों को उठाकर रिहैब करके उनके घर पर भेजने की कोशिश शुरू की। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने घर के माशरे के ठुकराए हुए लोग हैं, जिसकी वजह से उनके घर वालों ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दिया। इस वजह से आज मंशात के आदी लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, क्राइम भी बढ़ रहा है, लेकिन इदारों ने इसको संभालना शुरू कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर ग्रैंड ऑपरेशन, इसके अलावा मंशात फरोशों का पकड़ना और उनको कैफरे अंजाम तक पहुंचाना इदारों ने भरपूर शुरू किया है।
एक दिन ड्रग्स फ्री पाकिस्तान जरूर होगा। और मैं इसमें ना सादिया एक मैं आपको बता दूं, ये कोई वो नहीं है, आप नहीं थे मौजूद वहाँ पे, मैंने देखा कि एक पुलिस मोबाइल, मेरे ख्याल से स्टार गेट था क्या था, वहाँ से वो 2 मुनशियात के अफराद आदि को जो अफराद थे उनको उठा रही थी। तो यानी कि आपका ये काम इतना ज़्यादा वायरलिटी फैल रहा है कि पुलिस को भी अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि यूनुस हो या ना हो, भाई ये बेसिक जिम्मेदारी तो पुलिस की है, तो वो ये काम करे। अच्छा, एक मेरे जहन में अभी बात आई फैसल की बात से कि कभी क्या होता है कि हम इन लोगों को ट्रीट ऐसे करते हैं, ठीक है, जैसे पुलिस भी उठा के ज़ाहिर जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या होता है, मतलब टेक्निकली तो उनको किसी रिहेबिलिटेशन इदारे में जाना चाहिए, वहाँ उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए और उनका इलाज भी होना चाहिए। एक तो मुझे सक्सेस रेशियो भी अपना समझाइएगा कि कितना आप लोगों ने काम किया, अब तक कितने लोगों को रिकवर किया। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी कि आपने जिक्र किया कि ये लोग माशरे के डिनाइड इग्नोर्ड लोग हैं जिनके साथ ये ऐसा, कोई स्टोरी होगी जिससे आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि यार ये लोग, इन लोगों को तो घर वाले ही नहीं एक्सेप्ट करते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इनको उठाकर लाते हैं, रिहैब करने से पहले हमारे साथ बड़े मसाइल हैं, जैसा उनका हम पर हमला करना, जैसा रोड पर पुलिस को हमें देखकर भागना, और उसके अंदर हादसात के बचाना हमें सबसे ज़्यादा मकसूद है कि कहीं खुदा ना खवास्ता वो हमें देखकर हज़ारों किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागे और किसी गाड़ी के नीचे ना जाए। सबसे पहले तो हमें ये संभालना है, क्योंकि तनकीद करने वालों के पास कुंडे के एसी में बैठकर तनकीद करना का बहुत आसान है, फील्ड में उतरकर 44 की 50 की गर्मी में इनको काम करना, इनको ले जाना, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। पुलिस हमारे साथ मिलकर काम करती है, थाने में लेकर आते हैं, डिवाइस से चेक किया जाता है, उसके बाद इनको चेक किया जाता है कि आया वाकई नशा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर आदमी को नहीं भेजा जाता, लेकिन हर वो आदमी हम उठाते हैं जो नशा कर रहा होता है। इतना तो अल्लाह ने हमें तजुर्बा दे दिया। आप मीडिया की फील्ड से तजुर्बेकार हैं, हम ड्रग्स के एतबार से अपना तजुर्बा रखते हैं। फिर डिवाइस के बाद उनको जो है वो गाड़ियों में बिठाकर हैदी विलेज जाया जाता है, तो पुलिस साथ होती है। पुलिस की मौजूदगी में उनको रिहैब करने हैदी विलेज दाखिल करते हैं। क्यों? कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उनको भी ये पता है कि वहाँ नशा नहीं मिलना और नशा वो अपनी ज़िंदगी समझते हैं, तो वो खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करें और पीछे से वो गाड़ी कुचल दे तो पुलिस गवाह होनी चाहिए। भाई, अब जो इतनी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको फेम दिया है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है 3 साल के काम के बाद मंजर आम पे आए, तो जो लोग समझते हैं कि ओवरनाइट कोई चीज़ हो जाती है, वो तो नहीं होती। एक तो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कि जब आपको इतनी ओवरनाइट फेम मिली, क्या ऐसा होता है कि लोग अब मुख्तलिफ इलाकों से फ़ोन करके आपको कहते हैं कि यूनुस भाई ज़रा इधर भी नजर करम फरमाएं, इधर भी आ जाएं ज़रा, ऐसा हुआ है? रात को 3 बजे अक्सर फ़ोन आते हैं और मुझे पूछते हैं यूनुस भाई आप क्या कर रहे हो, जबकि आप खुद सोचें कि इतना थका हुआ आदमी जब रात को वो सो रहा होगा उसका अजीब सवाल ये होता है, यूनुस रात भाई में तो ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा, और वो पूछ रहे हैं कि 3 बजे आप क्या कर रहे हो? जाग रहा हूँ। गोया लोगों को इतनी दिलचस्पी है कि उनके इलाके से मंशियात के आदी लोग, अड्डे ख़त्म हो जाएं, मंशियात फरोशी ख़त्म हो जाए और ये उनसे बेजार हैं, क्योंकि बैटरियां चोरी हो जाती हैं, सोलर गायब कर देते हैं और बाइक गायब कर देते हैं, मीटर बिजली के, गैस के मीटर। एक इलाका तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आप करना है तो उधर आएँ, ब्लॉक 14 का गुलिस्तान जौहर में पार्क है, बच्चों के खेलने का पार्क है, लेकिन कल मैंने देखा कि वहाँ भी ज़बरदस्त अड्डा जमा हुआ है। तो एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी सर, ये बोल न्यूज़ के अंदर अभी हम बैठे हैं, अगर पुलिस और कौमी सलामती इदारों ने अगर रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम नहीं किया तो यहाँ पर भी बैठकर हम पी रहे होंगे। नहीं भाई, इसकी वजह ये है, चाय मंगवा दें, चाय पी लेते हैं, वो तो बाकी सारी चीजें। नशा है, नशा है, नशा ये सोचकर कि आइस का पीने वाला जब नशा करता है 8 दिन उसको नींद नहीं आती, और आज आप और हम 2 घंटे अगर ना सोए तो ब्लड प्रेशर और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आदमी ये सोचता है कि ऐसा आखिर नशे में क्या है, ये सोचकर वो इब्तिदा करता है और इंतहा उसकी मौत है। इसमें ये तो आपने बात सी कि यही क्रॉसिंग पे ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो ये जो क्रॉसिंग पे बैठे हुए ना उनके लिए भी एक ग्रैंड ऑपरेशन आपने है ना, कहीं नहीं जाना, आप वहाँ बैठे। अच्छा, इनका हम सवाल जो है वो एक है गया कि कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोग ठीक हुए। देखिए, माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर ठीक हो रहे हैं, उनको साफ़ सुथरा करके घर भेजा जा रहा है। किसी जगह पर हमारा एक ग्रैंड ऑपरेशन जब होता है, 50 लोगों के अंदर से 2 लोग डिवाइस के ज़रिए से जब चेक किए गए, इश्तिहारी मफरूर निकले, वो चले गए जेल की तरफ। बाकी हमने जब एहदी सेंटर में भेजा तो इनके किराए के रिश्तेदार वहाँ पर फ़ौरन छुड़ाने पहुँच जाते हैं। किराए के रिश्तेदार इनके 3 हैं, मंशियात फरोश, चोरी का माल ख़रीदने वाले कबाड़िए और इनके सहूलतकार।
ये उनसे क्राइम करवाते हैं, क्योंकि वो तो पसे पर्दा मौजूद हैं, नजर नहीं आ रहे। 200 टोकन दिए, कहा जाके भेज दो, ये उनको फौरन छुड़ाने आ जाएंगे। ये हमारा बाप है, बेटा है, भाई है। अब वो हैदी फाउंडेशन है, सरकारी इदारा नहीं है। अगर उसको नहीं दिया तो और मर गया तो फिर कोर्टों के चक्कर कौन लगाए जी। और हमने गिरफ्तार वैसे भी नहीं किया, रीहैब किया। लोग बोलते हैं कि सिविल आदमी जैसे कि आप हैं, ये सिविल आदमी क्यों उठा रहे हैं? तो हम सिविल आदमी के साथ उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, बल्कि रीहैब करने ले जा रहे हैं। एक इंसानियत का दर्स, एक आगाही मुहिम के हवाले से लेकर जा रहे हैं। तो वहां पर ये लोग जब जाते हैं छुड़ाने के लिए, कुछ लोग ये छुड़ा कर ले जाते हैं, कुछ लोगों को छुड़ाया नहीं जाता, वो अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जब वीडियो देखते हैं कि ये तो तजलील हो रही है, वो उठाकर किसी कम पैसों वाले रीहैब सेंटर में दाखिल करते हैं। तो ये 50 का मजमा अगर तकसीम नहीं किया, बहुत करीब है कि 100, 200 और 500 हो जाएगा। ये 50 का मजमा जब दोबारा वहां पर जमा होगा तो 20 होंगे, यानी नई नस्ल बच गई और पुरानों को ठीक करने की कोशिश कर दी गई। ठीक, अच्छा, अब ये ग्रैंड ऑपरेशन बहुत लोगों के लिए तकलीफ भी होगा। हमें पता है कि हमारे यहाँ मनशियात के पीछे एक ह्यूज माफिया है और वो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर भी, ऐसी जगहों पर भी पहुंचा हुआ है जहाँ पर आसान नहीं होता पहुंचना। फिर क्या आपके लिए कोई थ्रेट्स होते हैं? दूसरा, आप ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जाना दूसरी जगह जाना, सारी फाइनेंसिंग वगैरह, ये किस तरह से मैनेज कर पाते हैं फिर आप? हमारे इदारे की फंडिंग नहीं है, हमारे इदारे का फंडिंग अकाउंट नहीं है। एक बात हो कहाँ से रहा है वो समझा रहा हूँ, और इतनी जगह पर पहुंचना वो तो अल्लाह की तरफ से मदद है। और हम डरते वैसे भी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी वैसे भी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं। और तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। क्या बात है, ठीक है। फकीरा गोट का अड्डा सूबा अबड़ों का, जब हम वहाँ दाखिल होते थे, डीएसपी सुहेल फैज साहब रिटायर हो गए कुछ दिन पहले। उनकी सीट पर अभी डीएसपी औरंगजेब खटक साहब मौजूद है। वहाँ पर 10 थानों की नफरी के साथ हम उस अड्डे पर जब जाते थे, 30-40 मोटरसाइकिल है कराची के मजलूम अवाम की चोरी की भी वहां पर मौजूद होती थी। मुसलसल सिंध पुलिस के साथ मिलकर वो अड्डा खत्म, फकीरा गोट खत्म, सूबा अबड़ों का अड्डा खत्म। वहां पर 2 पुलिस चौकियां, ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिस जगह पर 4-5 हजार लोग बैठकर नशा करते थे, वो अड्डा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। तो ये कामयाबी की तरफ है। एक अड्डा खत्म हुआ तो दूसरा भी खत्म होगा, तीसरा भी होगा। और अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब यह है कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले यूनुस अमीन रहे ना रहे, अवाम को हमने शऊर दे दिया है। वो काम ये खुद भी करेगी, इदारों के साथ मिलकर करेगी, पुलिस भी करती है, एएनएफ भी करती है, दूसरे इदारे भी करते हैं, करते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जब हमने मंशात से पाकिस्तान पर आए हैं, अगर शहादत लिखी है वो भी कबूल है। चले, हम तो दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला इसी तरह ज़िंदगी दे, इस्तकामत दे कि आप ये ज़बरदस्त काम माशरे में करते रहे। यूनुस भाई, एक मेरे जहन में और सवाल है। ये आपने काम नहीं किया कि जी आप तने तनहा निकल गए। बहुत सारे लोग हैं ना, टार्जन बन जाते हैं, चलो भाई। ये आपने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाई कि पुलिस को भी शामिल करें, इदारों को भी शामिल करें। तो शुरू से, जब आपने 3 साल पहले शुरू किया, शुरू से ही पुलिस को इन्वॉल्व किया था? जब उनके पास गए और पुलिस वालों से कहा भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो क्या पुलिस ने उस वक्त इनकरेज? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि आपके साथ मोबाइल, थाने की मोबाइलें नफरी है। क्या शुरू में पुलिस ने इतनी ही मदद की आपकी, आपको ग्रेजुअली फिर उनको बनाना पड़ा? पहला दिन ग्रैंड ऑपरेशन का, आज हो गए 1100 दिन। पहले दिन से अभी तक नफरी बढ़ती जा रही है। पहले दिन भी ज्यादा थी। एसएसपी जिला के एमआरई आरिफ असलम राव साहब के साथ हमने पाक कॉलोनी में मंशात और गुटके के ऊपर जब रेड की तो 14 एसएचओ साथ थे। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। 60 गाड़ियां, 7 नहीं, आवाज ठीक नहीं है, 60, 50, 10 प्लस 60, इतनी भारी नफरी। पहले दिन से अभी तक कभी भी किसी फर्द वाहिद को पुलिस के बगैर नहीं उठाया गया, कभी पुलिस ने इनकार नहीं किया। क्यों? हर आदमी पीछे पड़ा हुआ है पुलिस के। क्या दूसरे इदारों में करप्शन नहीं होती? वो इदारे जो करप्शन में मुलविस है, वो भी जब किसी काम में उनको जरूरत पड़ती है तो पुलिस साथ होती है। तो अच्छे काम को भी हमें पुलिस के दिखाना चाहिए। ये नहीं कि आप नीचे का 500 रुपए का लिफाफा प्लानिंग के साथ पुलिस को बदनाम करने। हमारे इदारे हैं, हम अगर उनको बदनाम करेंगे तो ये पाकिस्तान की बदनामी है। और बाहर के मुल्क दुश्मन अनासिर भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान बदनाम हो। मंशा सारी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा दिखाई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं।
पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये सारी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है, ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं। तो इसको बदनाम करने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इदारे पहले दिन से अभी तक हमारे साथ हैं और जब तक साथ हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया यूनुस अमीन साहब, एक तो आप आए, आपने हमारे शो को 4 चांद लगा दिया। आपकी एंट्री इतनी धमाकेदार थी और आप बोलते इतने अच्छा हैं, और जो आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा, हाँ वो और भी अच्छा है, और अल्लाह ताला आपको और ताकत हिम्मत दे कि ये जारी रहे। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी जब यूनुस भाई बात कर रहे थे, वो ये कि आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए ना, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि आप कोई काम शुरू करें फिर उसे छोड़े नहीं, और अपने लोगों को अप्रिशिएट क्यों ना किया जाए जो आपके साथ मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कर फराहम कर रहे हैं। विद दैट मैसेज, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एंड विद दैट इज माय ग्रैंड ऑपरेशन। वेलकम बैक। सादिया, क्या आप अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखती हैं? हाँ, I do। आप रखते हैं? मैं रखता हूँ। What have you brought for me? नहीं, मैं आपके लिए तो नहीं रखते हैं आप ख्याल। जरूरी है, हर चीज भत्ते पे चले, हमें ख्याल रखता हूँ और आपको पता है ये, लेकिन क्या आप अपना ख्याल रखती हैं? एक्चुअली ये मेरे ऊपर कोरोना के टाइम में आई फिगर्ड कि हर इंसान को अपने से प्यार करने की ज़रूरत होती है। जी हाँ। और इस प्यार को आप अपना ख्याल रख कर, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है आपकी, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, उस पर ध्यान देकर रख सकते हैं। अगर आज आप निकल जाए ना यहाँ कराची में, पाकिस्तान में, बोलें कि डू यू लव समवन, तो सब जो है ना लड़के जो है अक्सर वो कतराते हुए ऐसा करेंगे, लड़कियां भी शर्माएंगी, जो शादीशुदा है बोलेंगे जी जी, शादीशुदा मर्द बोलेंगे जी जी आई लव माई वाइफ, नथिंग एल्स देन दैट। लेकिन आप किसी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे आई लव माई सेल्फ। कोई भी अपनी परवाह करता है या नहीं करता, इसीलिए आज हम ये टॉपिक लेके आए, क्योंकि आज है इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे। अपना ख्याल रखने से बेहतर कुछ भी नहीं है। सादिया, जब जहाज में टर्बुलेंस होती है ना, जब जहाज में टर्बुलेंस होती है तो क्या कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने से पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगा लें, अपना ख्याल करें पहले। यस, आई एग्री विद दैट। और इसी के साथ ही मेरे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए अभी फैसल? आर वी टेकिंग आवर नेक्स्ट गेस्ट नाउ? हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नेक्स्ट गेस्ट व्हिच इज हु इज एक्चुअली अ मोटिवेशनल स्पीकर। उनसे हम जानेंगे कि जब हम ये बात करते हैं कि हमें अपना ख्याल रखना है, डॉक्टर जावेद इकबाल से पूछेंगे कि जब हम ये बात करते हैं कि हमें अपना ख्याल रखना है तो पहला थॉट जहन में क्या आता है, और ही बीइंग द मोटिवेशनल स्पीकर व्हाट एक्चुअली ही थिंक्स। सो व्हाई डोंट यू टेक जावेद साहब? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरी को एंकर से सवाल था, वो मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ। सर, डू यू लव योरसेल्फ? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरी कायनात है तो मेरे लिए और आपके लिए भी उस कायनात का मरकज तो हमारी जात ही है ना। जिस दिन मैं ना हुआ तो उस दिन ये चांद, सितारे, ये सूरज, ये जमीन सारी, ये तो उसकी कोई हैसियत रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम सबको सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, और बल्कि पूरी कायनात के लिए बनाया। अगर आप ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट लें, या कम से कम उन लोगों के लिए जो हमारे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और जोन ऑफ कंसर्न में आते हैं, तो अगर हम ही ठीक नहीं होंगे तो हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसा पूरा करेंगे? और खास तौर पर हमारी सोसाइटी में ये कॉमन फिक्रे सुनने में आते हैं कि जी हम तो जीते ही बच्चों के लिए हैं, तो हम तो बच्चों के लिए, तो बेसिकली अगर आप बच्चों के लिए भी जीते हैं ना, तो उसके लिए अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। और कुछ बेसिक बातें हैं जिनको हम भूल जाते हैं। मसलन अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। मसलन हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं। हम में से अक्सर का खाने का निजाम बिल्कुल गलत है कि जी मैं तो इतना मसरूफ होता हूँ नाश्ता करता ही नहीं हूँ, मैं तो इतना मसरूफ होता हूँ कि रात का खाना 11-12 बजे खाता हूँ। तो ये सिर्फ खाने के निजाम की तरतीब को ठीक कर लिया जाए और ये जंक फूड वगैरह से बच के प्रॉपर हेल्दी फूड की जाए, तो हम अपनी सेहत का कम से कम 25% जो है उसको एड्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हम सब, जी, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं बेटा। प्लीज। इसके अलावा हम सबको बहुत जरूरी है कि हम डेली एक्सरसाइज करें। चाहे हमारी जो भी उम्र है, आधा पौना घंटा हम अपनी एक्सरसाइज निकालें। और तीसरा ये है कि हमारा सोने का पैटर्न जो है वो ठीक होना चाहिए। तो ये 3 चीजें अगर हम रेगुलर बेस के ऊपर प्रॉपर करेंगे तो हमारी फिजिकल सेहत ठीक रहेगी। और बाकी फिर आप सवाल पूछती हैं
तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ वगैरह के बारे में बात करता हूँ। बिल्कुल, मेरे जहन में यही चीज़ आई थी कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का तो हमारे मतलब वी डोंट कंसिडर इट इवन कि वो कोई क्वेश्चन भी है। और मेरा मतलब ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपको किसी काउंसलर के पास ही जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ये रुझान बिल्कुल नहीं है कि अपने आप से बात करना, अपने दिन के बारे में सोचना, आपने जो लोगों से इंटरेक्शंस किए हैं उस बारे में सोचना। जी बिल्कुल, जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी गवर्न करती है। अगर हम मेंटली साउंड, और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग के साथ गैर जरूरी उलझने ना हो। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो मसाइल हैं ही नहीं और हमने बनाए हुए हैं। फलान ने मुझे ये क्यों कह दिया, फलान ने ये क्यों कह दिया, उसकी लड़ाई क्यों हो गई। इसी तरीके से हमारे खानदान में, अपने रिलेशनशिप में गैर जरूरी जो बिल्कुल इश्यूज हैं ही नहीं, नॉन इश्यूज को हम इशू बना लेते हैं। एक तो उनसे हमें जान छुड़ानी चाहिए। और दूसरी बात, एक बड़ा सिंपल हमारे उस्ताद कहा करते थे कि रात को सोते वक्त सबको माफ करके सोएं। और आप कहें कि आज मैं जब रात को सो रहा हूं तो मैंने जिसने मेरे साथ बुराई की, जिसने मेरे साथ कुछ किया, मैंने सबको माफ किया। और फिर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, फिर आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला चूंकि मैंने तेरी मखलूक को माफ कर दिया, लिहाजा अब तू मुझे भी माफ कर दे। तो आप दोनों तरफ से ना बहुत सेफ होकर सोएं। हर रोज का झगड़ा रोज खत्म करके सोएं, तो आप देखिएगा कि उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये मैं अपनी कोएंकर से इजाज़त के साथ, ये मैंने ले लिया वैसे इनसे इजाज़त, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ज़रा अपने माशरे के मर्द की बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी मर्द जो है वो सख्त जान है, दिन भर काम करता है एंड ऑल दैट, और वो कहते हैं ना कि अरे तुम रो रहे हो, लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। Men are the most understood creature in our society. मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूँ जिन पे जिम्मेदारियाँ हैं, मिडिल क्लास लोग जो अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को भी लेके चल रहे हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं तो अपनी वाइफ और बच्चों की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे, और प्लस जो उनके ऑफिस के मामलात, और किस तरीके से आजकल रिस्क हलाल कमाना कितना मुश्किल है, मुझे आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। हमारे यहाँ मर्द हजरात में ये ना सिर्फ कमी है कि वो अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी मेंटल उस पर ध्यान दें, बल्कि जो उनके डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। कभी पलट के किसी ने उनसे, वो तो आके पूछेगा माँ आपकी तबीयत कैसी है, अब्बा आप ठीक हैं, बेगम तुम कैसी, हाँ बेटा क्या हुआ। किसी ने उस मर्द से पलट के ये नहीं पूछते कि यार आज ऑफिस में क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। सो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज वेल, और स्पेशली आज के दिन। जी बिल्कुल, मैं कुछ शायरी भी करता हूँ। मेरा एक शेर है कि माँ की अजमत का भी इनकार नहीं है, लेकिन बाप होना कोई आसान नहीं होता है। तो वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कि ये जो जितनी जिम्मेदारियां आपने मर्दों की बताई हैं, तो आजकल खवातीन ने भी वो जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं। अब आपके साथ जो बिटिया बैठी हुई हैं, तो ये उतना ही काम करती होंगी जितना आप काम करते होंगे। तो अब ये प्रॉब्लम जो है ना जी, अब प्रॉब्लम ऑल इंक्लूसिव है। और वो तमाम लोग और हम सबको ना, देखिए जिस तरह एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को हर फर्द के सुपुर्द किया है और हर फर्द को पूरी उम्मत के सुपुर्द किया है। मैं इसको खानदान के लिए लेके आता हूँ कि खानदान के हर फर्द को पूरे खानदान के तमाम अफराद का ख्याल रखना चाहिए। तो ये इस तरीके से है। तो खास तौर पर मर्द घर आया है तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें ना फिजिकल काम से अलावा जो हमें जरूरत होती है ना, वो ढारस की जरूरत होती है, जिसको हम ना एक डीब्रीफिंग कहते हैं। मैं ये बात हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये जो फैमिली काउंसलिंग होती है, कि आप कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जिसमें पूरी फैमिली बैठकर एक दूसरे से उसकी ये डिस्कस करे कि मेरी हर एक से क्या तवक्को है। वालिद ये पता करे कि भाई मेरी वाइफ से मुझे क्या तवक्को है, बड़े बेटे से क्या तवक्को है, छोटी बेटी से क्या तवक्को है। फिर वाइफ ये कहे कि भी मुझे आपसे क्या तवक्को है और बेटे से क्या है, फिर बेटा कहे मुझे अब्बा से क्या तवक्को है, अम्मी से क्या। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है जिसमें एक दूसरे के साथ बॉन्ड मजबूत होता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक में होता है, और दूसरा लोगों की जरूरतें और मुसीबत हमें पता चलता है। और मैं आपको एक पूरे यकीन से बताता हूँ कि ये जो हमारी जरूरियात होती है ना, मेंटल जरूरियात, इनमें 90% सिर्फ बयान कर देने से हल हो जाती है। When we think aloud, we went out,
और जब हमें इस बात का अंदाजा होना कि मेरे साथ कोई खड़ा है, जस्ट ये सहारा, इस सहारे का एहसास जो है वो बहुत सारे लोगों को उनकी इस मुसीबत से बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। अगर मुसीबत फिजिकली नहीं भी खत्म होती तो कम से कम उसको झेलना और उसको हल करने में उनको बड़ी तकवीत मिलती है। तो इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द देखते रहना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जिनको हमें सपोर्ट की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फैसल के कह रहे थे कि कोई भी जो अर्निंग हैंड है घर का, उसकी इमोशनल हेल्थ या उसकी मेंटल हेल्थ, हमारे यहाँ के हमारे माशरे के जो मर्द रेस किए गए हैं, हमने उन्हें इमोशनली एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया, उनको कम्युनिकेट नहीं करना आता। सो मच सो कि जब आपका मसला पूछें तो आपको कुरेदना पड़ता है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू वेंट आउट, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन देमसेल्फ, दे आर नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग। एक तो हाँ जी, एक नॉट ओनली मेल, एवरीबॉडी एट होम। आप ये देखिए ना कि एक मर्द घर आता है, उसकी बीवी की उसकी लड़ाई हुई है उसकी माँ से या किसी और बात से, तो वो देखता है कि बीवी जो है ना मुंह बुसूर के साइड पे होके बैठी हुई है, तो वो कहता है जी क्या बात है? कहती कोई बात नहीं। उन्होंने कहा बताएं तो सही क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने कहा भाई बताओ तो सही क्या बात है? आपको क्या परवाह है मेरी? अच्छा, उस बेचारे को कुछ नहीं पता कि सारा दिन में क्या हुआ है। तो ये तो बचपन से आप देखिए ना, मैं आप डॉक्टर हूँ, बच्चे आते हैं ना, आप मैंने टीका नहीं लगवाना, अच्छा भी कुछ भी नहीं, ना मेरे हाथ में टीका है ना मैंने टीका लगाना है। अच्छा, होता यह है कि हमने बच्चों को शोर मचाने, रोने और बिहेव करना, नेगेटिव बिहेव करने को एनकरेज करते हैं। बच्चे को ये कहना चाहिए मामा मैं कमरे में आया हूं, मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे टीका तो नहीं लगाया जाएगा। तो हमें अपने जज्बात का इजहार करना नहीं आता, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब बच्चे रो रहे होते हैं ना, मामा चीजें तोड़ रहे हैं, आप उनसे खुद लड़ने की बजाय उन्हें कहें बेटा मुझे आप बताइए आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, अच्छा आप नाराज हो रहे हैं, अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो बच्चे को ऐसे अल्फाज बताने चाहिए। बहुत से लोग जो सड़कों पे गालियां बक रहे होते हैं, जो दूसरों को थप्पड़ मार रहे होते हैं, उन बेचारों का मसला ये होता है कि उनका हाँ वोकैबुलरी का मसला है, डिक्शनरी का मसला है। उनको ये कहना नहीं आता कि आपने मेरे साइकिल के ऊपर मोटरसाइकिल मार दिया है, मैंने तो ये किस्तों पे साइकिल लिया हुआ था, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे दूंगा, इस बात से मैं बड़ा परेशान हूं। तो ये बात चूंकि उसको कहनी नहीं आती, लेकिन उसके जवाब में वो गाली बक देता है। तो इसलिए हमें तो एज अ मुआशरा अपने जज्बात को वेंट आउट करने की इजाजत नहीं। मुझे याद है मुल्क से बाहर मैं काम करता रहा हूँ, छोटा सा बच्चा आता है ना, तो आप उसको टच करते हैं तो आगे से रोता नहीं है, वो कहता है इट हर्ट्स। वो आपको बताता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, चीखें मारना नहीं शुरू करता। और यहाँ बड़ी उम्र के लोग होते हैं और आके उनके अटेंडेंट्स कहते हैं अम्मी को बताइएगा नहीं कि आपको ऑपरेशन करना है, ऊपर सामने लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर, सबने इस तरह के स्क्रब सूट पहने हुए हैं, अम्मा को अंदर लेटाया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, एनेस्थीसिया वाला मौजूद है, बेटा मेरा एक्सरे करने लगे हो ना, मेरा ऑपरेशन तो नहीं करोगे ना। तो हम सबको ना अपने जज्बात के इजहार करने की ट्रेनिंग डोमेस्टिकली नहीं दी जाती, स्नब किया जाता है जब लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो ये सिखाना चाहिए घरों में, स्कूलों में, हर जगह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, और बहुत ही हमेशा की तरह मज़ेदार ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपसे। एंड ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये कि अपना ख्याल रखें। आपका ख्याल रखने कोई भी नहीं आएगा, ये काम आपको खुद करना होगा। अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। यस, और सबसे पहले अपने आप को वक्त देना शुरू करें, चाहे अकेले में रहना शुरू करें, बट गिव योरसेल्फ टाइम, असेस योरसेल्फ, दैट इज वन वे ऑफ लविंग योरसेल्फ। विद दैट लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आई रियली होप कि आपकी सुबह अच्छी शुरू हुई होगी, और अब तो खैर हम दोपहर की तरफ जा रहे हैं, एंड आई रियली होप कि आपकी दोपहर भी अच्छी हो। वेल फैसल, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, और कोई अपने तरीके से काम कर रहा है जिसकी जैसी समझ है वो उस तरह से, और कुछ लोग फेम के लिए भी काम कर रहे हैं। बट सोसाइटी में जो बेरा रवि पैदा करने वाले टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको बाज करने का फैसला किया गया है। एंड इन दैट वे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कुछ काम करेगी। ये काम कैसे करेगी, बेरा रवि की डेफिनेशन क्या है, इस पे बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, बताइए।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब। इनसे जानते हैं कि ये एजेंसी जो है वो किस तरह काम कर रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा जो है मुतहरिक दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग जो है वो अब क्योंकि अलग डिपार्टमेंट बन चुका है और लोग इसको मुंसलिक करते हैं FIE से, और अब भी FIE से अलग जो है वो एक अदारा कायम हो चुका है। चौधरी सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर किस तरह यहाँ पर काम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब मुझे बताइएगा NCCIA किस तरह जो है वो काम कर रहा है और कौन कौन सी दरखास्तें जो है ये ले रहा है और किस तरीके से जो है यहाँ पर दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका और बोल TV का जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमेशा अच्छी एफर्ट्स आप करते हैं। तो मेरी सबमिशन ये है कि आपको जैसा कि मालूम है कि 2007 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद NR3C नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम मार्ज़े वजूद में आया, जो कि FIA का डिपार्टमेंट था। उसके बाद ये 2024 तक FIA का ही डिपार्टमेंट रहा। 29 जनवरी 2025 को पीका अमेंडमेंट आई, जिसके ज़रिए ये छोटी से 2 दिन बाद एक अलग से एजेंसी पाकिस्तान की डिक्लेयर हुई, जो कई दहाइयों के बाद एक नया अदारा बना जिसका नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रखा गया। तो अब ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, एक पूरा इंडिपेंडेंट अदारा है पाकिस्तान का, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है। FIA भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है, अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ MOI। हम सब डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और जो हमें कानून में दिया गया है एक्सेस, उसके मुताबिक हम 2007 से लेकर जब तक FIA के साथ थे तो उन कवानीन को हम एक्सरसाइज करते रहे। अब जबकि हम एक अलग से अदारा बन गए हैं, इंडिपेंडेंट अदारा हो गया है, तो डेफिनेट हमारी पावर्स, हमारी ड्यूरिस्डिक्शन, हर चीज़ में इजाफा हुआ है और बड़ी जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें मज़ीद रिसोर्सेस दे रही है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी फर्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह डिवीज़न लेवल पे ऑफिस बनाएगी, जाकर हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स बैठेंगे, और इसकी मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि इंसाफ जो है लोगों की दहलीज तक पहुँचे, क्योंकि साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में, कि इसके लिए एक अलग अदारा नागुज़ीर था। तो ऐसा मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो दरख्वास्तें मसूल होती हैं आप लोगों को, हम अक्सर औक़ात पहले ज़माने में सुनते थे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अल्तवा का शिकार रहती हैं। क्या अब जब से एक नया महकमा जो है वो कायम किया है, क्या इसको स्पीड अप कर दिया गया है? शहरियों को दादरसी जो है काफ़ी देर बाद जो है उनकी होती थी, क्या इस कंप्लेंट्स को भी दूर कर दिया गया? किसी हद तक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी हद तक हमने इसको ओवरकम किया है, क्योंकि अभी तक रिसोर्सेज हमारे पास वही हैं जो पहले थे। हमने उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर बेटर मैनेजमेंट के लिए चीज़ों को बेहतर किया है। लेकिन अगर आप कहें कि अभी इंसाफ दहलीज पर, तो उसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, इंसाफ फराहम कर रहे हैं, बट इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रिकी मामलात होते हैं कि फ़ेक आइडेंटिटी होती है, फ़ेक सिम्स होती हैं, कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल होती हैं, फिर वो ज़ाया हो जाती हैं, तो इसमें टाइम लगता है। साइबर क्राइम इज़ अ ट्रिकी मैटर उस मुल्ज़मान तक पहुंचने के लिए। फिर इसमें सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेन ये आता है कि जो मेटा वाले हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और अदर जो हमारे जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, उनके जो सर्वर हैं वो पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए हैं। फिर वो भी हमें उस तरह से मदद नहीं करते उनकी ट्रेसिंग के लिए, उनकी ट्रैकिंग के लिए। हम उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो उसको अक्सर शख्सी आज़ादी या कोई ना कोई बहाना करके डिस्कार्ड कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं हमारी रिक्वेस्ट को। कोई 100 में से 10 रिक्वेस्टों का सिर्फ आंसर आता है, जो बहुत ही कुछ सीरियस किस्म के चाइल्ड पोर्नोग्राफी या न्यूडिटी के मैटर्स होते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी इतने सारे सोसाइटी के क्राइम्स हैं, उसके लिए वहाँ पर हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो हमें सिंपली जो है उस चीज़ में रिजेक्ट रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर उनके तमाम सर्वर्स, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश भी की थी, हाई कोर्ट्स ने भी कोशिश की थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी की थी कि उनके सर्वर्स पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह होने चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट वो हमारी एक्सेस में हो। और उससे बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान में रेमिटेंस भी आएंगे ना, जब वो यहाँ बैठेंगे तो टैक्स भी देंगे। ये जितने यूट्यूबर्स हैं या ये जितने भी मतलब कहने का कि एक्टिविस्ट हैं, टिकटॉकर हैं, वो ज़ाहिर है एक टैक्स नेट में आ जाएंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही डिले की वजह है। और लेकिन हम परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारी कैपेसिटी है। जी बिल्कुल, चौधरी सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से ये खुरम, आप हमें अपडेट, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। कल हम भारतीय फिजाई ताबूतों यानी मिग 21 की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल, और आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से भेजे गए असली ताबूतों की। हाँ, तो फैसल, क्या भारत ने मिग 21 के तमाम ताबूतों से जान छुड़ा ली है? फिर एक्चुअली क्या हुआ है? नहीं, ऐसा तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो जो वाक़या पेश आया था 12 जून को, अहमदाबाद फ़िज़ाई हादसा, उसमें एयर इंडिया में क्रैश हो गया था और अफराद जो है इतने ज़्यादा हलाक हुए थे। भारत ने एयर इंडिया हादसे में जाबाक अफराद की बाक़ियात की गलत शनाख्त की और बरतानिया में लवाहिकीन को गलत लाशों के बाक़ियात भेज दिए। बिल्कुल, इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो भारतीय इंतज़ामिया है वो किस कदर लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। फैसल, इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हलाक होने वाले अफराद हैं बरतानिया में, उनके लवाहिकीन को गलत जो बाक़ियात हैं वो पहुंचा दी गई। फिर जब वहाँ पर उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो लोगों ने ये कहा कि वी डोंट नो देम, हमें जानते नहीं हैं। और वहाँ पर एक दफ़ा फिर से वो जो ऑब्वियसली बॉडीज़ थे, जिस तरह से वो बॉडीज़ गई हैं वो बाक़ियात ही थी। उनके जब DNAs हुए, दीगर डिटेल्स आई, तो फिर वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन ये ऑब्वियसली तकलीफ़देह होगा बहुत सारे लोगों के लिए। इट्स एन इमोशनल डैमेज एज वेल, क्योंकि एक दफ़ा तो वो जब वाक़या उनको पता चला होगा और फिर जब उनके रिमेन्स वहाँ पहुँचे होंगे, वो उनके प्यारों के रिमेन्स नहीं होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही इमोशनल डिस्ट्रेस होगा फॉर श्योर। चलें, ये तो एक तरफ हो गई, लेकिन टॉकिंग पाकिस्तानी एयरलाइंस पिछले दिनों अच्छी खबर ये आई थी कि बरतानिया के लिए हमें लाइसेंस मिल गया है, दैट्स द बेस्ट थिंग। और अब एक और अच्छी खबर, भाई वो तमाम तर अफराद जो हवाई सफ़र करते हैं, जैसे कि मैं और ये, और दूसरा सफ़र भी हम कर लेते हैं, ख्वाहिश रखते हैं उर्दू वाला सफ़र, नॉट द इंग्लिश वाला सफ़र, तो कराची एयरलाइंस जो है अब वो आ रही है जनाब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस जो है जारी कर दिया गया है और रवा बरस एयरलाइन अपने परवाजें भी शुरू करने जा रही है। बिल्कुल, चेयरमैन हनीफ गौहर के मुताबिक 3 तैयारों के हसूल के लिए एयरबस से बातचीत आखिरी मराहिल में है और सिर्फ एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का अब इंतजार किया जा रहा है। 5 जून 2025 से नाफिजुल अमल है और नई एयरलाइन के इजाफे से कौमी सतह पर टिकटों की कीमतों में कमी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ओब्वियसली ये कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है, ये इस पूरी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा है। चलिए, चेयरमैन एयर कराची हनीफ गौहर हमारे साथ मौजूद। हनीफ साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच ये चीज़ करने के लिए, ये फैसला भी करने के लिए। तो नई एयरलाइंस के लाइसेंस मिलने पे मुबारकबाद आपको। ये बताएं कि कितना वक्त लगा इसके असूल में और कब से आप लोग ला रहे हैं नए एयरलाइंस, कब से कराची एयरलाइन जो है वो फिजाओं में होगी पाकिस्तान की? जी यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइसेंस लेने में हमें 4 से 5 माह का वक्त लगा और जनवरी के अंदर हमने अप्लाई किया था पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को और आप देखें कि 5 जून को हमें लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस हमने तमाम मीडिया के दोस्तों से शेयर भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा AOC का प्रोसेस रहता है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। तो वो जैसे ही हमें सिविल एविएशन देगा तो फिर हम इंशाल्लाह अपनी उड़ान उड़ सकेंगे। और जहाँ तक जहाज़ों की बात है तो इंशाल्लाह शुरू जो हम कर रहे हैं 3 जहाज़ों से कर रहे हैं और 3 जहाज़ों के बाद ग्रेजुअली हर साल हम जब इंटरनेशनल हो जाएंगे तो हम 2 से 4 जहाज़ अपने काफिले में बढ़ाते जाएंगे और इंटरनेशनल रूट हमें जितनी जल्दी मिलते जाएंगे उतनी जल्दी हमारा काफिला बढ़ेगा। और एयर कराची का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला बहुत कलील वक्त के अंदर 100 जहाज़ों तक जाने का इरादा है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं उड़ रहे। तकरीबन पूरे पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस को ले तो 30 जहाज़ हैं, बशमूल PIA के, वो भी शामिल है उसमें। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो सोच है वो काफ़ी बड़ी सोच है और हम इसको 100 तैयारों तक लेके जाएंगे और बहुत जल्द चंद सालों के अंदर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो बहुत एक बड़ी मार्केट है जो कि ट्रैवल करना चाहती है और ईस्ट पे ट्रैवल करना चाहती है। जब मैं ईस्ट पे ट्रैवल की बात करती हूँ, पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि जी जब आपके पास चॉइस ऑफ एयरलाइंस होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अब कीमतें भी कम होने लगेंगी और लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा एयरलाइंस आए ताकि उनके पास ऑप्शंस भी हों, लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से करें। तो सफ़र करने वालों को कौन कौन सी सहूलियात मिल सकेंगी कराची एयरलाइंस से? देखिए, जहाँ तक आपने कराची एयरलाइन की बात की है तो यकीनन जैसे कराची बाकी पाकिस्तान से डिफरेंट है, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, कराची के लोग सबसे ब्रिलियंट हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो एयर कराची है और तमाम कराची के बिजनेसमैनों ने मिलकर बनाई है, इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। हर हवाले से डिफरेंस नज़र आएगा, आपको एयरक्राफ्ट के हवाले से भी डिफरेंस नज़र आएगा,
आपको किराए के हवाले से भी डिफरेंस नजर आएगा, आपको फूड क्वालिटी के अंदर भी डिफरेंस नजर आएगा। और भी हम बहुत ज्यादा, हमारी मैनेजमेंट इस पर काम कर रही है कि हम मजीद क्या बेहतरी लेकर आ सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम अपनी उड़ान उड़ेंगे। अच्छा, हनीफ साहब ये बताइए इब्तदाई तौर पर कितने तैयारे शामिल किए जा रहे हैं और फ्लाइट्स कौन कौन से रूट्स पे चलेगी? इब्तदाई तौर पे हम 3 तैयारे स्टार्ट में लेकर आ रहे हैं, जो कि सिविल एविएशन की पॉलिसी है। और शुरू के जो रूट्स हैं हमारे, वो कराची, सक्खर, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान है। ये 7 सेक्टर्स हमने इनिशियली अभी तक जो है तो सिलेक्ट किए, और उसके बाद जो हम सिविल एविएशन से पूछेंगे कि जहाँ जहाँ हम जरूरी समझेंगे हम आयाटा का जो डिटेलिंग है की वो लेंगे, और अगर वहाँ से हमें पैसेंजर का रूट की शहरों में भी जाएंगे पाकिस्तान के। राइट, बहुत शुक्रिया गौहर साहब, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। चलिए इसी पे हम आपसे लेते इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।